नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बहुत बढ़िया भाई। गुड मॉर्निंग आरुषि कुमारी और सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। राधे राधे उमाकांत कुमार जी, गुड मॉर्निंग बेटा। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं सभी? नमस्ते। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की इस क्लास को। आज आप सभी को पता है कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? चैप्टर हमारा क्या था? चैप्टर हमारा एटम था। चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा के अंदर, वो क्या था? हमारा एटम था। एटम का मतलब परमाणु था और आप लोगों ने बढ़िया तरीके से इसको बेटा पढ़ लिया था। यानी एटम को बढ़िया तरीके से आप लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, परमाणु को बढ़िया तरीके से आप लोगों ने इसको पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज की इस क्लास को बेटा हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने कहाँ तक और कौन सा लास्ट टॉपिक पढ़ा था, एक बार मुझे कमेंट करके हर बच्चा मुझे बताएगा कि हाँ सर यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, एक बार कमेंट करके जल्दी से बताओ कि आप लोगों ने बिल्कुल बताइए बेटा कहाँ तक पढ़ लिया था। जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया भाई। और आज हम इसके क्या करने वाले हैं बेटा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि जब तक हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक अगला टॉपिक शुरुआत नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सर मैं न्यू क्या कह रहे हो बेटा? बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। यहाँ तक फिनिश हो गया था थ्योरी सर। बिल्कुल। चले बेटा अब इससे आगे चलते हैं हम। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम। बिल्कुल फिनिश हो गया था ना हमारा थ्योरी? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ चलो बेटा, एक टॉपिक रह गया था। आप लोग पगले हो, पगले बच्चे, मेरे पगले इसे कहते हैं ना, मेरे पगले बच्चे। तो पगले हो आप मेरे, इसलिए आपको कुछ पता नहीं रहता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या करवाया था। मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा दिया था। झूठ बोलते हो, थ्योरी कंप्लीट हो गया। पढ़ने से बचते हो ना तुम लोग। ठीक है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम क्या पढ़ेंगे? एक लास्ट साइंटिस्ट आते हैं बेटा जिनका नाम आता है नील्स बोर। क्या नाम आता है बेटा? नील्स बोर मॉडल। ठीक है, हमने आपको रदरफोर्ड मॉडल तक पढ़ा दिया था। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट और आते हैं बेटा जिनका नाम है नील्स बोर। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे, हर बच्चा हेडिंग डालेगा नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोर मॉडल हेडिंग आप लोग डाल दो। पढ़ने से बचते हो, मुझे पता चल गया आप लोगों का। ठीक है, ठीक है, आप लोग पढ़ने से बचते हो, मुझे पता चल गया। कह रहे थे टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो हेडिंग डालो बेटा नील्स बोर, नील्स बोहर मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड के बाद ये आए नील्स बोर मॉडल। और कब आए तो याद रखना, 1913 में इन्होंने अपना क्या दिया? मॉडल दिया। ठीक है, 1913 1913 में इन्होंने बेटा मॉडल दिया है। ठीक है, सभी बच्चों को आज ग्रुप में ऐड कर दूंगा बेटा। थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से आपने मैसेज किया होगा ग्रुप में ऐड होने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाया। आज सबको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो बेटा, अब नील्स बोर एक पहले साइंटिस्ट हैं बेटा। ये एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक है मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने कहा, देखो इससे पहले जो साइंटिस्ट थे ना रदरफोर्ड, अगर मैं रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं, पिछली क्लास के अंदर आपने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने कहा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए एटम है, ये क्या है बेटा? एटम। एटम का मतलब क्या होता है? परमाणु। आपको पता है इतनी छुट्टियां बेटा क्यों हो गई? इतनी छुट्टियां इसलिए हो गई थी कि आपका यूपी पुलिस का एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए हम लखनऊ 4 दिन से लगातार बिना कुछ खाए पिए ऐसे भूखे प्यासे बैठे थे धरने पर। ठीक है, तब यूपी पुलिस का एग्जाम आपका कैंसिल हुआ है बेटा। तो 4 दिन की छुट्टियां, 3-4 दिन की, इसीलिए बेटा आपकी पड़ गई थी। ठीक है, चलो तो याद रखना बेटा, जैसे ये एटम है तो एटम के अंदर क्या होता था? हमारा न्यूक्लियस होता था। आप सभी को पता है एटम के अंदर क्या होता था बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब हमारा क्या होता था? नाभिक होता था। और नाभिक के अंदर हमारे दो चीज होती थी, एक हमारा प्रोटॉन होता था और एक क्या होता था बेटा? न्यूट्रॉन होता था। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ घूमते रहते थे बेटा? इसके बाहर। ये बात तो आपको पिछली कक्षा के अंदर मैंने आपको बता दी थी, समझा दी थी। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे बेटा। चलो रिस्की जी, बिल्कुल हो जाएगा भाई, याद रखेंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मेरी बात सुनो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। अब जैसे रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड पता है क्या कहते थे? कि भैया इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था ना, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि फाइनली वो किसके अंदर जाके गिर जाते हैं बेटा? न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाते हैं। यानी रदरफोर्ड साहब जो थे वो ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो उनकी एनर्जी खत्म होती है, उनकी एनर्जी खत्म होती है। और एनर्जी जब खत्म हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की जब ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो फाइनली वो किसके अंदर गिर जाते हैं? न्यूक्लियस
न्यूक्लियस नाभिक के अंदर गिर जाते हैं। ऐसा किसने कहा था बेटा? ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था। लेकिन इन्होंने कहा कि ये सब बात गलत है। नील्स बोर ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन्होंने पहला पॉइंट यही कहा कि इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिलीज एनर्जी, इन्होंने बोला डू नॉट रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। यानी इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसकी एनर्जी खत्म नहीं होती है। जैसे रदरफोर्ड कह रहे थे ना, एनर्जी खत्म हो जाती है, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और फाइनली वो किसके अंदर गिर जाता है? नाभिक के अंदर, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पास में जाके गिर जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसने कहा बेटा? ये नील्स बोर ने कहा। बिल्कुल बेटा, एग्जाम दोबारा होगा यूपी पुलिस का, पढ़ लेना बदमाशों। तुम्हारे लिए इतनी दिन रात एक करके तबीयत इतनी खराब है कि बस पूछो मत। 4 दिन से वहीं धरना स्थल पे लखनऊ में हम सारे टीचर वहीं पे पड़े हुए थे, तब जाके यूपी पुलिस का एग्जाम कैंसिल हुआ, जिसका भी था। ठीक है, उसको तो बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहिए हम लोगों को। ये समझ लो यहाँ से सर फटा जा रहा है और गला इतना खराब कि बस पूछो मत। 4 दिन से वहीं पड़े रहे बेटा, लेकिन आखिरकार जीत हुई हमारी और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब अच्छे से करवाया जाएगा। तो आपके पास समय भी है, यूपी पुलिस के जो बच्चे तैयारी करते हैं कि आराम से 3-4 महीने का समय है, 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम होगा, पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो तुम्हारे लिए तो यार कुछ भी करेंगे हम। अब सुनो क्या है बेटा, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है घूमने के दौरान, घूमने के दौरान ऊर्जा नहीं छोड़ता है। क्या नहीं करता बेटा? ऊर्जा नहीं छोड़ता है, यानी उसकी ऊर्जा एनर्जी खत्म नहीं होती है। एनर्जी खत्म नहीं होती है। किसने कहा बेटा? ये नील्स बोर ने कहा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा? जब ऊर्जा नहीं छोड़ेगा तो भैया वो ऐसे ही घूमता रहेगा अलग अलग ऑर्बिट में। अब इसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ये अलग अलग ऑर्बिट में घूमता है। इन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स, अलग अलग कक्ष होते हैं, यानी उनके रास्ते अलग अलग होते हैं। डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर, नाभिक के बाहर अलग अलग कक्षों पर घूमते हैं। अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कक्षों में घूमते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं, कक्षों में घूमते हैं। ठीक है बेटा, अलग अलग कक्षों में घूमते हैं और इन कक्षों की एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती बेटा, ये जो ऑर्बिट जिसमें ये घूमते हैं, 4 ऑर्बिट हैं, KLMN अभी बताऊंगा। तो इन KLMN जो ऑर्बिट है, इनका एनर्जी का लेवल अलग अलग होता है। बिल्कुल हर्ष जी, बिल्कुल निकलेगा। इनका ऊर्जा का लेवल अलग अलग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है गोविंद कुमार जी, बेटा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? किस आपने ऑर्डर किया था फॉर्मूला बुक, उसमें CISI मिसिंग है बेटा, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे बेटा। अब सुनो मेरी बात, तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जब घूमते रहते हैं तो कितने रास्ते हैं बेटा? 4 अलग अलग रास्ते, और इन चारों का ईच ऑर्बिट, यानी 4 बताऊंगा मैं आपको कौन कौन सी हैं। ईच ऑर्बिट हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल, हर ऑर्बिट का डिफरेंट एनर्जी लेवल। ईच ऑर्बिट हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल। लिखो, हर कक्ष का, प्रत्येक कक्ष का, प्रत्येक कक्ष का ऊर्जा का स्तर अलग अलग होता है। प्रत्येक कक्ष का ऊर्जा का स्तर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। याद रखेंगे, प्रत्येक कक्ष का जो ऊर्जा का स्तर होता है वो अलग अलग होता है, उन पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं बेटा। विशाखा जी, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा बेटा, तब समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर पीछे वाला भूल गया आगे वाला याद है, तो बार बार रिवाइज करो। अब ये अलग अलग रास्ते कौन कौन से होते हैं बेटा? तो याद रखना, पहला होता है KLMN। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है अंदर, नाभिक, इसके अंदर तो कौन है? प्रोटॉन है, और कौन है बेटा इसके अंदर? न्यूट्रॉन।
तो इस नाभिक के बाहर चार अलग अलग रास्ते बने होते हैं बेटा। एक जैसे ये पहला वाला है, इसका नाम क्या है के, ये दूसरा वाला है, इसका नाम है एल, ये तीसरा वाला है, इसका नाम है एम। ऐसे चार रास्ते बने बेटा, और इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाते हैं, और ये आपका नाभिक हो जाएगा सबसे बाहर। तो कितने रास्ते बने होते हैं बेटा? हमारे न्यूक्लियस के बाहर चार रास्ते बने होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाते हैं, भगते हैं। कौन कौन से? के एल एम एन। लेकिन इन रास्तों का क्या होता है बोलो? एनर्जी। नील्स बोर ने क्या कहा? इन रास्तों का ऊर्जा का लेवल क्या होता है? अलग अलग। ठीक है, और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होती है, यानी इनमें एक फिक्स होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या कि इससे ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे के वाला जो कक्ष है, के वाला जो ऑर्बिट है, इसमें 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, एल वाले में 8 से ज्यादा, एम वाले में 18 से ज्यादा, और एन वाले में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। यानी ये इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, इससे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरने। बेटा ये कौन सा फॉर्मूला कई बार पूछ लेता है कि किस फॉर्मूले से नील्स बोर ने इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को भरा। इलेक्ट्रॉन की संख्या को भरने का सूत्र क्या है? तो फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है बेटा? 2n²। यहां पर जो n होता है, n ये होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, यानी कक्ष की संख्या। n का मतलब क्या होता है बेटा? कक्ष की संख्या। जैसे मान लीजिए आपको पहले वाले ऑर्बिट में भरना है, तो n की जगह 1 रख दो। n की जगह जब आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 दूनी 2। अगर आपको दूसरे वाले कक्ष में निकालना है तो n की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी कितना होगा? 8। n की जगह 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी कितना होगा? 18। n की जगह 4 रख दो, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी कितना होगा? 32। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। कौन सा फॉर्मूला बेटा? 2n²। ये सूत्र है। n का मतलब 1 2 3 4। आप लोग n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 ऐसे रख सकते हैं। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। फाइनली अब इन्होंने पता है क्या कहा कि जब ये फुल हो जाए, भाई ये तो ऑर्बिट हो गए, ये 4 क्या हो गए बेटा? हमारे ऑर्बिट। ये 4 हमारे क्या हो गए? ऑर्बिट हो गए। ऑर्बिट का मतलब कक्ष हो गए। लेकिन जैसे 4 कमरे हैं, और कमरे के अंदर भी कमरे बना देते हैं। तुमने देखा गांव साइड में क्या होता है? एक रूम है, और रूम के अंदर भी रूम होता है। किस किस को पता है ये वाली बात कि कमरे के अंदर भी एक कमरा होता है? ऐसे ही मान लीजिए आप लोग ये कह देते हो कि सर जी जब ये पूरे भर जाएंगे, यानी मान लो ये चारों कमरे भर गए, 2 भी भर गया, 8 भी भर गया, 18 भी भर गए, 32 भी भर गए, फिर कहां पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन? ठीक है सर, तीसरे नंबर फिर से समझाइए। तीसरा नंबर कौन सा है बेटा? तीसरा नंबर मैंने कहा कि हर ऑर्बिट जो होगी, यानी 4 कक्ष जो होंगे, चारों का ऊर्जा का लेवल अलग अलग होगा, और उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होगी। यानी उनका ऊर्जा, जैसे मान लीजिए ये के वाला जो है, इसकी ऊर्जा का स्तर अलग होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं उन सब का ऊर्जा स्तर समान रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे? याद रखेंगे बेटा? जल्दी से बताओ। संजीवन जी, मेरी तबीयत बेटा ठीक है। याद रखेंगे, एल एम इन सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनका ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। अब जब बेटा सेल भर जाएंगे, मैं कहता हूं कि जब मान लीजिए इतने इलेक्ट्रॉन हो गए कि भाई ये भी भर गया पूरा, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, तो फिर बेटा क्या होता है? जैसे कमरे पूरे भर गए, तो फिर जो कमरे के अंदर कमरे बने हुए हैं, यानी ऑर्बिट अगर पूरे भर जाएं, तो नील्स बोर ने 4 सब ऑर्बिट भी बनाए हैं। यानी ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिट होती हैं उन्हें कहते हैं उपकक्ष। सब ऑर्बिट उन्हें कहा जाता है। ये भी 4 होते हैं, एक एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है, एक एफ होता है। कितने सब ऑर्बिट होते हैं बेटा हमारे? ऑर्बिट भी 4 होते हैं, और सब ऑर्बिट कितने होते हैं? 4, एस पी डी एफ। यानी जब ये कमरे भर जाएं, ऑर्बिट पूरी भर जाएं, तो इलेक्ट्रॉन किस में आना स्टार्ट हो जाते हैं बेटा? एस पी डी एफ में इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो याद रखना, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, और इसमें 14। तो अगर कोई पूछे कि एसपीडीएफ जो है ये क्या होते हैं? ये सब ऑर्बिट होते हैं, उपकक्ष होते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या की गई है? फिक्स। ये सब किसके द्वारा किया गया है बेटा? ये नील्स बोर नाम के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा ये किया गया है। ठीक है, केएलएमएन में इलेक्ट्रॉन को भरना और एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन को भरना। ठीक है बेटा, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ सर यहां तक समझ में आ गया। ठीक है,
एसपीडीएफ को जन्म किसने दिया? नील्स बोर ने। केएलएमएन को जन्म किसने दिया? नील्स बोर ने। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट इन्होंने एक चीज और कही है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा। एक चीज इन्होंने क्या कही है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक चीज इन्होंने क्या कही है कि भैया लास्ट पॉइंट है कि एटम जो होता है, एटम इज स्टेबल। परमाणु जो होता है स्थायी होता है। परमाणु जो होता है वो क्या होता है बेटा? स्थायी होता है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? नील्स बोर के द्वारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पहली बार ही नील्स बोर ने कही थी। क्योंकि एक बात बताओ, इन्होंने ये कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते गिर नहीं जाते, न्यूक्लियस के अंदर गिरते नहीं है, यानी जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो नाभिक के अंदर गिरते नहीं है, और इस वजह से वो घूमते ही रहते हैं फिर। ठीक है, इस वजह से वो घूमते ही रहते हैं, उनकी ऊर्जा खत्म नहीं होती है। ठीक है, याद रखना बेटा, उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होती है, इसीलिए एटम जो होता है, परमाणु, वो स्थायी होता है बेटा। क्या होता है एटम? बोलो। स्थायी होता है। परमाणु जो होता है वो क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक है, अब आप लोग अब कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। जैसे सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बताइएगा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? ठीक है, बताओ बेटा, बताइए आंसर। बताइए बेटा क्या आएगा आंसर। एक बच्चे कह रहे हैं सर जी ऑग्नीशियम को केएलएमएन के रूप में लिखकर दिखाइए। बेटा ऑग्नीशियम जो आता है वो 118वें नंबर पे आता है। अब 118 को कैसे लिखोगे आप? जब आप केएलएमएन में लिखोगे तो इसमें मैक्सिमम कितना आ सकता है भाई? इनको जोड़ना जरा। 2 8 18 32, यानी 10 10 8 28, 28 और कितना हो जाएगा? 28 और 32 हो जाएगा 60। तो ये तो 60 तक आया। फिर बेटा एसपीडीएफ में लिखना स्टार्ट कर देते हैं हम उसको। हालांकि आप लिखने को लिख सकते हो, ऐसा कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि भैया इसको मुझे लिख कर दिखाओ। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी भी पेपर में आता नहीं है। आता है तो बहुत छोटा, कि 10 का बताओ, 12 का बताओ, 13 का बताओ, इस तरीके से आता है। ठीक है, चलो अब बताओ पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो मैंने कहा परमाणु होता है बेटा। क्या होता है? मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एटम होती है। एटम की डिस्कवरी 1808 में किसने की? जॉन डाल्टन ने की बेटा। किसने की बच्चों? जॉन डाल्टन ने की। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। हु प्रपोज द एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ मैटर? बताइए बेटा आंसर क्या आएगा। हु प्रपोज्ड एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ मैटर? बताओ बेटा, आंसर बताइए। और आपको आंसर जब देना है तो ऐसे नहीं देना कि पहले बी ए सब दे रहे हो, तो ऐसे देना है दूसरे का क्या दे रहे हो। सेकंड का ए दे रहे हो, बी दे रहे हो, कौन सा दे रहे हो, तो सेकंड आपको उसके आगे लिखना है। दो आपको उसके आगे लिख देना है, तब आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा जल्दी से बताओ। आंसर आएगा सर जी जॉन डाल्टन। जॉन, ये डाल्टन है, इसको हटा ही देते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर बेटा? जॉन डाल्टन आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जॉन डाल्टन आपका आंसर सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्योंकि आपको पता है कि एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक का मतलब परमाणु, परमाणु का मॉडल किसके द्वारा दिया गया बेटा? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। ठीक है, देखो लिखा हुआ है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या क्या एटम के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताओ मुझे क्या आएगा। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाई, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाई, तीसरे का आंसर दें बेटा।
न्यूक्लियस की खोज किसने की, जल्दी से बताओ। बताइए बेटा। बहुत बढ़िया, तीसरे वाले का आंसर दें सब बच्चे। अभी तक आप दूसरे वाले का दे रहे हैं। न्यूक्लियस पूछा है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की। तीसरे वाले जो हैं ये CHED है बेटा, ये गलत। जो बच्चे सी दे रहे हैं गलत। ए इज द राइट आंसर। रदरफोर्ड ने ही की है भाई न्यूक्लियस की खोज। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। चैडविक ने बेटा क्या की है, आपका न्यूट्रॉन का खोज किया है। जॉन डाल्टन ने एटम परमाणु का खोज किया है। आप लोग इतना तो जानते ही हैं बेटा। प्रोटॉन को नाम किसने दिया, प्रोटॉन को नाम किसने दिया, तो आंसर रदरफोर्ड ने ही दिया प्रोटॉन को नाम। लेकिन प्रोटॉन की खोज मैंने बताई थी किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो मैंने बताया था गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट। किसने की, गोल्डस्टीन नाम के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। मैंने बताया था बेटा कल पहली क्लास के अंदर ये बात, पहली क्लास के अंदर ये बात मैंने आपको बता रखी है। याद आया। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो सी नहीं होगा, ए होगा। तीसरे का आंसर क्या होगा, ए होगा बेटा। ठीक है, चले अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रदरफोर्ड है ये। नोबेल प्राइज भी मिला है रदरफोर्ड साहब को। कब मिला है, याद रखना 1908। ठीक है, रदरफोर्ड को, ये जो रदरफोर्ड साहब है इनको बेटा अगर कोई पूछे ना कि नोबेल प्राइज कब मिला, तो रदरफोर्ड को भौतिक विज्ञान का, सॉरी केमिस्ट्री का मिला है, रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज की अगर मैं बात करूं तो कब मिला है बेटा, 1908, 1908 में इनको क्या मिला है बेटा। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला है। और इन्होंने पता है एक और डिस्कवरी की है रदरफोर्ड ने भाई। एक तो क्या किया, न्यूक्लियस का खोज किया। तीन चीज याद रखना बेटा। एक तो क्या किया, नाभिक का खोज किया। रिस्की जी कह रहे हैं सर इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा। एक ट्रिक मैंने बताई थी ना, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे, ना का मतलब न्यूट्रॉन, और चै का मतलब चैडविक। बचपन में याद नहीं करते थे इस ट्रिक को। पर का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का नाम किसने दिया, रदरफोर्ड, बट डिस्कवरी किसी और ने की, गोल्डस्टीन ने की। आर का मतलब रदरफोर्ड, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, और टै का मतलब थॉमसन। टै का मतलब क्या है, थॉमसन। तो ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे ये याद रखना। लेकिन प्रोटॉन का ये चीज याद रखना कि नाम दिया है रदरफोर्ड ने, खोज गोल्डस्टीन ने की है बेटा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को। तो रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज कब मिला है, केमिस्ट्री का 1908 में मिला है। और इन्होंने क्या किया है, नाभिक का खोज किया है, न्यूक्लियस का, नाभिक का किया है, और प्रोटॉन को नाम दिया है। ठीक है बेटा। और एक चीज और इन्होंने की है, ट्राइटियम। पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था ट्राइटियम। ट्राइटियम का मतलब जो हाइड्रोजन का समस्थानिक था 1H3। किस किस को याद आया, झूठ मत बोलना अगर आपको नहीं याद आया, बोल देना सर पढ़ाया था लेकिन मुझे याद नहीं है। ठीक है, आपसे पढ़कर आंसर दे सकता है कोई, कौन कह रही है, प्रियंका मिश्रा जी। ठीक है, चलो बेटा, तो याद आया ट्राइटियम। मैंने कहा था हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है ये तीसरा वाला, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, याद आया ये, हाइड्रोजन का आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब समस्थानिक, कल पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ था। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन होता है हमारा, बोलो, ट्राइटियम। तीसरा वाला जो होता था 1H3, जिसे कहते थे रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियोधर्मी समस्थानिक है, याद आया। इस ट्राइटियम की खोज भी किसके द्वारा की गई, रदरफोर्ड के द्वारा। ये जो ट्राइटियम है इसकी खोज भी किसके द्वारा की गई, रदरफोर्ड के द्वारा की गई बेटा। कब की गई, 1934 में, 1934 में इसकी खोज की गई। ठीक है, ट्राइटियम का याद रखेंगे। याद आया आपको, जिस जिसको याद नहीं है वो पढ़ लेना पिछली क्लास, पहली वाली क्लास। ये तीसरी क्लास है इस चैप्टर की बेटा, परमाणु वाले टॉपिक की ये तीसरी क्लास है। पहली वाली दूसरी वाली पढ़ना, आपको आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बताए थे आइसोटोप मैंने, पहला वाला प्रोटियम, दूसरा वाला ड्यूटेरियम, तीसरा वाला ट्राइटियम। याद है ना।
क्लियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बेटा ये डिस्कवरी वाले क्वेश्चन ना आपको पूछ लिए जाते हैं, इसलिए डिस्कवरी वाले क्वेश्चन पर आप ध्यान दिया करो। कौन सी वैज्ञानिक को कब नोबेल प्राइज मिला, क्या उसने खोज किया, तो ये याद रखा करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ चलो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ चलो। बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया। हीलियम जो होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होगा? तो आपको पता है बेटा, हीलियम जो होता है, पिछली क्लास में मैंने निकालना सिखाया था आपको कि प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। जैसे ये हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर, भाई हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? हीलियम। तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 2 होता है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 4 होता है। तो एक बात बताएं, जितना ये एटॉमिक नंबर, भाई इसका जो एटॉमिक नंबर है, मैंने पिछली क्लास में भी ये सब समझा रखा है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नीचे लिखा रहता है बेटा, यानी परमाणु क्रमांक कितना है? 2, नीचे लिखा रहता है। और एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु भार, परमाणु भार जो होता है वो ऊपर लिखा रहता है। तो कितना है? 4। अब आपसे ये पूछा है भैया इसके अंदर कितने प्रोटॉन, तो बेटा याद रखना, प्रोटॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं किसके? इलेक्ट्रॉन के। और ये बराबर होता है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के। ये तीनों बराबर होते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था। परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बराबर। तो कितने हो जाएंगे भैया? प्रोटॉन हो जाएंगे 2, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 2। लेकिन अगर आपको क्या निकालना है? न्यूट्रॉन निकालना है। तो मैंने कहा था कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए बेटा ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, यानी परमाणु भार में से, एटॉमिक मास में से परमाणु क्रमांक को घटा दो। तो 4 में से 2 गया, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 2। अब जरा सही आंसर देख लीजिए क्या आएगा बेटा। देखना, ओनली 1 न्यूट्रॉन, गलत। 2 प्रोटॉन, गलत। मतलब है तो 2, लेकिन सही और ज्यादा सही क्या है? तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। 1 प्रोटॉन तो है ही नहीं। आंसर तीसरा जो है वो सबसे ज्यादा सही है, हालांकि दूसरा सही है, लेकिन तीसरे वाले में ज्यादा जानकारी दी है आपको, तीसरे वाला ज्यादा सही है। तो आपको ज्यादा सही देखना है, हालांकि दूसरा वाला भी सही है, लेकिन आपको क्या देखना है भैया? ज्यादा सही कौन सा है। तो 2 ही प्रोटॉन है, 2 ही क्या है इसके अंदर? न्यूट्रॉन, और 2 ही क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बेटा कैसे निकालते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? क्लियर है? सब बच्चों को क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ, याद रखेंगे? चलें, समझ में आया? नहीं आया? अगर नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना बेटा, ठीक है। चलो अब चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन। बताओ, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी है? बताइए बेटा, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया। बताइए क्या आएगा बेटा, बताओ। सर ग्रेविटेशन का 3rd क्लास कब होगा बेटा? हो गया होगा अंकित जी, जल्दी से बताओ। बताओ बेटा क्या आएगा? आंसर बताइए। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आएगा बेटा? देखो, रदरफोर्ड नहीं, नील्स बोर। आंसर क्या आएगा? नील्स बोर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बेटा देखो, परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा, सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया था? जॉन डाल्टन, तो उसमें है नहीं। नील्स बोर जो है वो सही होगा, 5 में का सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो के एल एम एन है, जो इसके बाहर ऑर्बिट होती हैं, के एल एम एन, इसी को तो आप स्ट्रक्चर कहोगे, इसकी संरचना, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर, संरचना। तो के एल एम एन के बारे में बताने वाले कौन है बेटा? नील्स बोर। तो जो वर्तमान स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा बनाया गया बेटा? बोलो बोलो बोलो, ठीक है। याद रखेंगे बेटा रिमझिम जी?
याद रखेंगे किसके द्वारा, नील्स बोर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलें आगे। समझ पाए बेटा पांचवें क्वेश्चन को बढ़िया से? ठीक है, तो पांचवें का सी इज द राइट आंसर बेटा। सी जो होगा वो सही होगा, बाकी सबका गलत। हमारे बैच में किसी और का टीचर का क्लास क्यों नहीं होता है, रिमझिम कह रही है बेटा, होता होगा सभी टीचरों का। मेरा क्लास तो रेगुलर रहता है। ठीक है, अब जो छुट्टियां बेटा पड़ गई थी ना, वो मेरी मजबूरी थी, मेरा जाना पड़ता है बेटा, हर जगह जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है अपने से ही मतलब रखना पड़ता है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल करवाना था तो जाना पड़ा, छुट्टियां इसलिए पड़ गई थी बेटा। ठीक है, चलो बाकी कोई रीज़न नहीं होता, मैं छुट्टी कभी नहीं लेता हूँ। चलो 6 में बताओ बेटा, क्वेश्चन 6 बताओ क्या आएगा। विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेन ओनली वन प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। नो का मतलब कोई नहीं। बताओ, अब इसका आंसर बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित कुमार जी, बताइए। पीयूष राणा जी बेटा अभी देखना पड़ेगा मुझे, आप घबराओ मत, इस वीक में आपका पूरा सिलेबस बाइंड अप हो जाएगा, पूरा का पूरा इस वीक में। ठीक है, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, कोई चैप्टर छोड़ेंगे नहीं हम बिल्कुल। बताओ आंसर क्या आएगा। कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसमें एक तो प्रोटॉन होता है? कितने प्रोटॉन होते हैं? एक। एक का मतलब एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। बताओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसमें एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता? जल्दी जल्दी से आंसर दोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा? ठीक है मिश्रा जी, बताओ बेटा आंसर बताओ मुझे। तो आंसर क्या आएगा? प्रोटियम। पता है बेटा प्रोटियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1H1। क्या होता है? प्रोटियम का फॉर्मूला 1H1। इसका क्या होता था? 1H2। इसका क्या होता था? 1H3। अब एक बात बताओ, मैंने आपको ये कहा था कि जो नीचे वाला होता है वही प्रोटॉन, तो पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले वाले में एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना पड़ता है, एक में से एक गया तो उत्तर क्या आएगा? जीरो। तो इसका मतलब पहला वाला ही ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन जीरो होगा। बाकी में तो देखो इसमें न्यूट्रॉन कितना आएगा? दो में से एक गया एक, तीन में से एक गए दो, तो न्यूट्रॉन जो है किस में जीरो है बेटा? पहले वाले में। तो उत्तर जो होगा वो क्या आएगा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रोटॉन वही होता है जो नीचे होता है, इलेक्ट्रॉन भी वही होता है जो नीचे होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, सभी का एकदम सही जवाब आ रहा है। चलें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े बेटा। क्वेश्चन 7 बताओ चलो, क्वेश्चन 7 बताओ चलो क्या आएगा आंसर। एन इलेक्ट्रॉन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 287 इट्स वैलेंसी ईच। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ बेटा। ठीक है, बताओ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, छोटा सा है, तो बताओ बेटा क्या आएगा? वैलेंसी क्या आएगा? अब आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, बताओ क्या आएगा? वैलेंसी का मतलब क्या है? संयोजकता क्या होगी? ठीक है बेटा, बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। इसको डिटेल में समझेंगे, 2 मिनट आराम से वेट करेंगे और समझेंगे। देखो मैं आपको अब समझाता हूं बेटा इस क्वेश्चन को। देखो, आपको पता है मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि हमारे पास 4 ऑर्बिट होती हैं, के, एल, एम और एन। के में कितने से ज्यादा नहीं आते? 2। एल में कितने से ज्यादा? 8। तीसरे वाले में 18 से ज्यादा नहीं आते थे, और चौथे वाले में 32 से ज्यादा। मैंने यही आपको समझाया था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए कितने कक्ष होते हैं? 4। पहले वाले में 2 से ज्यादा नहीं, दूसरे वाले में 8 से ज्यादा नहीं, तीसरे वाले में 18, चौथे 32। अब ये जो लिखा हुआ है ये पता है किसका होता है? क्लोरीन का होता है बेटा। आपको पता है क्लोरीन जो है वो, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है? 17। भाई हम जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इलेक्ट्रॉनों का करते हैं। तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन। 17 हैं। तो बेटा 17 को, ठीक है, 17 को जब आप बांटोगे इसके हिसाब से बांटो बाबू, वो बाबू हो कि नहीं हो, ठीक है चलो। 17 को इसके हिसाब से बांटो, के एल एम एन के हिसाब से। तो पहले वाले में कितने आ जाएंगे? 17 में से 2, पहला वाला भर गया। अब दूसरे वाले में कितने आएंगे? 8, तो दूसरा वाला भी भर गया। बच कितने गए बेटा? 17 में से 2 आ गए, 8 आ गए, 10 आ गए, तो बच कितने गए? 7 आ गए। ठीक है, अब जरा सुनो,
मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा सुनो ध्यान से कि जितने इलेक्ट्रॉन किसी के सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन किसी के सबसे बाहर वाले कक्ष में होते हैं, इसे पता है क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं वेलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी जितने इलेक्ट्रॉन किसी के सबसे बाहर वाले कक्ष में होते हैं, इसे कहा जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है बेटा, इसको बोलो। जितने इलेक्ट्रॉन किसी के सबसे बाहर वाले कक्ष में होते हैं, सबसे बाहर, उसे क्या कहा जाता है बेटा? वेलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी को कहा जाता है वेलेंसी। इसी को कहा जाता है वेलेंसी। अब गलत हो जाएगा, जो 7 कहेंगे वो गलत हो जाएगा। इसी को संयोजकता भी कहा जाता है। वेलेंस इलेक्ट्रॉन को ही वेलेंसी भी कहा जाता है, संयोजकता। लेकिन अगर ये अगर ये अगर ये 4 से ज्यादा हो जाए, मैं यहां खुले खुली बात लिख देता हूं। अगर अगर का मतलब अगर मगर, अगर वेलेंस इलेक्ट्रॉन, सुनो, मर गया। अगर वेलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए, किससे बेटा? 4 से ज्यादा हो जाए, हो जाए तो वेलेंसी जो होती है, वेलेंसी का मतलब संयोजकता जो होती है, वो पता है कैसे निकालते हैं? 8 में से घटा देते हैं। 8 में से जो बाहर वाले हैं उनको घटा देते हैं। वेलेंस, वीई, वीई मैंने लिख दिया है शॉर्टकट में। वेलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन को 8 में से घटा देते हैं। तो बेटा जब मैं 8, अब देखो ये 4 से ज्यादा है कि नहीं है? सबसे बाहर वाले कक्ष में 7 हैं, तो अगर ये 4 से कम होते तो वही वेलेंसी हो जाती। भाई 3 होते मान लो तो 3, 4 होते तब भी वैलेंसी 4 होती। लेकिन ये 4 से ज्यादा हैं तो 8 में से घटा दो। 8 में से 7 गया तो उत्तर कितना आ गया? 1 आ गया। उत्तर कितना आ गया? 1 आ गया। फिर से समझाता हूं, ठीक है? फिर से समझाऊं क्या? देखो बेटा, मैंने कहा कि मान लो आपको करके दिखाना है। मान लो कोई 4 है, 4 का करना, तो पहले वाले में कितने आ जाएंगे? 2। दूसरे वाले में कितने बच के? 2। तो इसकी कौन बताएगा इसकी वैलेंसी क्या होगी? जल्दी से बताओ बेटा, कौन बताएगा इसकी वैलेंसी क्या होगी? जल्दी से बताओ बेटा। इसकी आसिफ कह रहे हैं सर आप कब शादी कीजिएगा, मुझे बारात जाने का मन कर रहा है। ठीक है बेटा, मैं जरूर ले जाऊंगा आप सभी को, ठीक है? पहले पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल बेटा। तो याद रखेंगे, जैसे इसकी वैलेंसी पूछूं तो 2 ही होगी, इसकी पूछूं 7 की तो क्या आएगा? 2, पहले में आ जाएंगे 5, लेकिन वैलेंसी 5 नहीं होगी। 8 में से 5 को घटा देंगे, 3 आएगा। मैंने कहा था ना 4 से ज्यादा हो जाए ये बाहर वाला तो 8 में से घटा देते हैं। याद रहेगा बेटा? तो उत्तर जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, ठीक है? बिल्कुल प्रियांशु जी, 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बताओ क्वेश्चन 8 बताओ क्या आएगा? क्वेश्चन 8 बताओ क्या आएगा? एल्युमिनियम के संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एल्युमिनियम जो होता है, बताओ, एल्युमिनियम जो होता है संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग देंगे। बताओ बेटा, क्वेश्चन 8 का आंसर बताओ। एल्युमिनियम के संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। हाँ बेटा, वेलेंसी और वेलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, लेकिन कब तक? वेलेंसी तो 4 से, अगर वेलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए तो 8 में से घटा देना। लेकिन वेलेंस इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। संयोजक इलेक्ट्रॉन तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए तो 8 में से घटा दो, वो वेलेंसी होती है, ठीक है? बताओ 8 में का क्या आएगा? तो बच्चे देखो, एल्युमिनियम जो होता है ये आता है 13वें नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 13 होते हैं बेटा। तो 13 को जब आप बांटोगे KLMN के हिसाब से तो 2 पहले आ जाएंगे, 8 बाद में आ जाएंगे और 3 बाद में आएंगे। 2, 8, 3, तो यानी कि सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो इसी को क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक है? नहीं बेटा, ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, बस 15 तक याद कर लेना, ठीक है? 15 तक याद कर लेना, बस वो बहुत है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से 15 तक याद कर लेना, ठीक है? याद रहेगा आपको?
चलो क्वेश्चन 9 बताओ। तो देख लो आप, 13 एल्युमिनियम 13 होता है, 13 वैलेंसी भी कितनी है, 13 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 3 है। 3 वैलेंसी भी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3। ठीक है, बताओ क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स कहते हैं, हिंदी में लिख देता हूं समस्थानिक। आइसोमर कहते हैं सम, आइसोमर, ये तो हम हमारे सिलेबस में नहीं, आइसो सम न्यूट्रॉनिक, समरूप, समभारिक, समभारिक। बताओ क्या आएगा आंसर। नौवे का आंसर बताएं क्या आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग बताएं क्या आएगा। ठीक है, हाय। बताओ बेटा क्या आएगा आंसर। अगर परमाणु जिनका भार समान होता है लेकिन क्रमांक अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं बेटा, उसको। डी इज द राइट आंसर। अरे पढ़ाया हुआ है, कौन कह रहा है, ये चंदन जी कह रहे हैं नहीं पता, बेटा पढ़ाया हुआ है पिछली क्लास के अंदर। ठीक है भाई, अली जी याद रखेंगे, डी इज द राइट आंसर, पढ़ाया हुआ है बेटा। अगर ये कहता कि एटॉमिक नंबर सेम है, अगर ये कहता कि एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मास सेम कहा है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोटोप होता। ठीक है, चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ क्या आएगा। बिल्कुल जा रहा है भाई इबारर अली, बताइए बेटा आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है बेटा, पिछली क्लासेस के अंदर, 2 क्लास पहले ही हो चुकी हैं, उसके अंदर ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया है पहले ही। क्वेश्चन 10 का आंसर बताओ। जिस समस्थानिक का प्रयोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में होता है, बताइएगा। बताइएगा बेटा क्या आएगा आंसर। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से आंसर दो बेटा क्या आएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। क्या आएगा आंसर बेटा, वेरी गुड, कार्बन 14। इस टेक्नोलॉजी को कार्बन डेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है बेटा, कार्बन 14। और इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी, कार्बन डेटिंग तकनीकी इसे कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कार्बन डेटिंग। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, यूरेनियम, इसका पता है क्या नाम है, यू का मतलब यूरेनियम 235 का प्रयोग कहाँ होता है, तो याद रखना न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु बम बनाने में होता है। नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर बनाने में किसका प्रयोग होता है बेटा, नाभिकीय रिएक्टर बनाने में आपका इसका प्रयोग होता है। तो बच्चे आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे कि यूट्यूब की सुबह 10 बजे जो क्लास चलती है वो जरूर लिया करो आप लोग। जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो हमेशा याद रखना कि रिवीजन के लिए आपको कौन सी क्लास देखना प्रीफर करूंगा मैं, यूट्यूब की सुबह 10 बजे वाली क्लास रेगुलर लेनी ही लेनी है किसी भी हालत में आपको। ठीक है, चलो बेटा याद रखेंगे। कोबाल्ट 60 का यूज मैंने बताया था कैंसर के उपचार में होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है, याद आया, कैंसर के उपचार में होता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग। क्लियर है बेटा। आयोडीन 131 का प्रयोग घेंगा, किसके में आता है, गोइटर, घेंगा के इलाज में होता है, बताया था मैंने आपको, घेंगा के
इलाज में होता है, ठीक है, घेंका के इलाज में होता है आयोडीन 131 का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 11 बता दीजिए भैया, लास्ट बताइए बेटा, बताओ जल्दी से। अनिमेश जी लव यू मेरे भाई। चलो बताओ क्या आएगा आंसर। नियोन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नियोन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ। बताओ नियोन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बताओ बेटा जल्दी से। बताओ बदमाशो, जल्दी से, हंसते हो तुम लोग। याद रहेगा, नियोन जो होता है ये 10वें नंबर पर आता है बेटा। नियोन टेबल में कौन से नंबर पर आता है? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल। नियोन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। 10 को जब बांटोगे अलग अलग में तो 2,8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2,8। तो मैंने कहा था कि बेटा जितने इलेक्ट्रॉन किसी के बाहर कक्ष में होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं भैया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूछा है तो उत्तर कितना आ जाएगा बेटा? 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, 8 आपका जो है उत्तर सही आ जाएगा। तो जिन बच्चों का 11वें का जो है बी आया है, बी इज द राइट आंसर बेटा। बी जो होगा वो क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं हम। ठीक है, अगली क्लास में जब भी आएंगे, यानी कि परसों को जब भी हमारी क्लास होगी तो आप देख सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वैलेंसी कितनी आएगी, कोई बताएगा मुझे बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं कि नियोन की वैलेंसी कितनी आएगी, संयोजकता बता दो। वैलेंसी कितनी आएगी बताओगे बेटा? संयोजकता कितनी आएगी? तो मैंने कहा था कि वैलेंसी निकालने के लिए पहले ये देखो कि सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो मैंने कहा था कि ये 4 से अगर ज़्यादा हो जाए तो भाई बेटा ये 4 से ज़्यादा है। 4 से ज़्यादा है तो किस में से घटा देते हैं? 8 में से। 8 में से 8 गए तो वैलेंसी संयोजकता कितनी आएगी? 0। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी आपकी बेटा। तो अगर पूछे कि वैलेंसी कितनी आएगी तो संयोजकता आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, हाँ बेटा क्लास रोज होता है, बस मंगलवार को नहीं होता है। ठीक है सुजय, चलो तो कल की क्लास अब जग नेक्स्ट क्लास आपकी जब होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? यानी बुधवार, कल तो मंगलवार है आपको पता है। बुधवार को जब भी क्लास होगी तो हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, न्यू चैप्टर। और कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि सर सिलेबस कब तक हो जाएगा? भैया मुझे आराम से करने दो, पेशेंसफुली सिलेबस को इस वीक के अंदर पूरा फिजिक्स जो भी रह गया है या जो भी केमिस्ट्री रह गया है पूरा बाइंड अप हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो उसकी चिंता आप मत करो, मैं आपको कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूँ बेटा। पूरे के पूरे पेशेंसफुली आप लोग पढ़ते रहो बट, ठीक है, ईमानदारी से पढ़ते रहो। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी चिंता आप मत करो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगली क्लास में बेटा फिर मिलता हूँ मैं, यानी अभी टाइम है नहीं। अगला चैप्टर जो स्टार्ट करूं तो ये टॉपिक हमारा कौन सा था? एटम, जो कि पूरी तरीके से आपने पढ़ लिया, थ्योरी भी और पीवाईक्यू भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और ईमानदारी से पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।